Oh, hello guys, I'm Blackie and you are watching The Blackie Show. आज की कहानी हमारे इंडिया की एक ऐसी रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगह की है जिसका नाम हमेशा से ही इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में सबसे टॉप पर रहता है। मतलब कि ये जगह हमारे भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है, जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियाँ पूरे इंटरनेट में और पूरे देश में हर जगह फैली हुई है। और जब भी भारत की सबसे भूतिया और शापी जगहों का जिक्र होता है तब इस जगह का, इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। ये कहानी है राजस्थान के भानगढ़ किले की। राजस्थान के अलवर जिले में तीनों तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में एक बड़ा सा किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़ किला। भानगढ़ किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। और जब ये किला बनकर तैयार हुआ था तब ये बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था। और उस वक्त पूरे भानगढ़ शहर में पूरे 9000 से भी ज्यादा घर हुआ करते थे। सब अच्छे से नॉर्मल तरीके से चलता था। तो फिर बाद में अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता गांव पूरा खंडर में बदल गया। और वह ऐसा क्या है जो आज भी भानगढ़ किले को लेकर लोगों के मन में इतना ज्यादा खौफ है कि लोग वहां पर दिन में भी जाने से कतराते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये किसी अफवाह की वजह से ही लोगों के मन में इस जगह को लेकर किसी तरह का डर बैठ गया हो, बल्कि सरकार ने भी शाम के बाद इस किले से दूर रहने का ही लोगों के लिए नियम बनाकर रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, भारतीय पुरातत्व विभाग जो कि किले के देख रेख का काम करती है, उन्होंने बकायदा एक बोर्ड पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप दिन के उजाले में इस भानगढ़ किले में जा सकते हैं, पर अंधेरा होने से पहले आपको वहां से इस किले के बाहर भगा दिया जाएगा। इस किले के खंडर और भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को भी नहीं पता, मगर इस किले को लेकर कहानियां तो बहुत सारी मशहूर है। लेकिन उस कहानियों में से भी ये दो ऐसी कहानियां हैं जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और उन दो कहानियों में से पहली कहानी गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे तब वहां से बस कुछ ही दूरी पर गुरु बालूनाथ नाम के एक साधु तपस्या किया करते थे। और जब उन्हें ये बात पता चली कि आमेर के राजा भगवंत दास यहाँ पर एक भव्य किला बनवा रहे हैं, तब उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक पैगाम भेजा और उस पैगाम में उनको अपने पास बुलवाया। और जब उसके बाद राजा भगवंत दास बालूनाथ के पास पहुंचे तब उन्होंने राजा से कहा कि आप इस किले को बनवा तो रहे हैं, इस बात पर मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, मगर इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना कि भूल से भी इस किले की ऊंचाई इतनी भी मत कर देना कि उस किले की परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूँ वहां तक ना पहुँचे और मुझ पर ना पड़े। और उस जमाने में जितने भी साधु और संत थे और महात्मा हुआ करते थे वो बहुत ही सिद्ध हुआ करते थे और शक्तिशाली भी हुआ करते थे। और राजा हो या आम प्रजा, उन सभी के तरफ से साधु और संतों का बहुत ही आदर किया जाता था और उनकी कहीं किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। और राजा भगवंत दास ने भी गुरु बालूनाथ जी की बात सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने उनको बताया था। उन्होंने गुरु बालूनाथ जी का मान रखते हुए
भानगढ़ किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं बनवाई कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ जी के पास पहुंचे। गुरु बालूनाथ जी के इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ियों तक तो अच्छे से रखा गया, मगर कहा जाता है कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तब उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और गुरु बालूनाथ जी की दी हुई चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। इसके बाद बहुत लोगों द्वारा कई बार समझाने के बाद भी भानगढ़ किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ जी तक पहुंच ही गई। और जब भानगढ़ किले की परछाई गुरु बालूजी नाथ पर पड़ी तब उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ किले को एक श्राप दे दिया कि तुम्हारी इस गलती की वजह से, इस भूल की वजह से अब पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा। माना जाता है कि गुरु बालूनाथ जी के इसी शाप की वजह से और इसी शाप के बाद भानगढ़ पर बहुत सी मुसीबतें आ उठी और अचानक से ही पूरा भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 1783 में जो चालीसा अकाल आया था, जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ जी की इस शाप की वजह से ही आया था और जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। मगर बाद में ऐसा नहीं था कि किसी और ने वहां पर बसने की कोशिश ना की हो, बल्कि कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा। कई लोगों ने वहां पर नए मकान बनाने की भी कोशिश की, मगर कहते हैं कि जो भी वहां पर मकान बनाता है उसकी इज्जत कभी भी नहीं टिकती, हमेशा ही उसकी इज्जत गिर जाती है। और लोगों का मानना ये भी है कि ये सब इस जगह के शापित होने की वजह से ही होती है और गुरु बालूनाथ जी के उस शाप की वजह से ही होती है। अब चलते हैं भानगढ़ किले की सबसे मशहूर दूसरी कहानी पर, जिस पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। वो कहानी जुड़ी हुई है एक राजकुमारी से। कहते हैं जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहा करती थी और जिनका नाम था राजकुमारी रत्नावती। और राजकुमारी रत्नावती बेहद बेइंतहा खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजाओं के शादी के न्योते इस राजकुमारी रत्नावती के लिए आते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक शख्स और था जो इस राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था और उसका नाम था सिंधिया। और जो ये सिंधिया था वो एक तांत्रिक था और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा था तभी से वो उसके ऊपर पूरी तरह से फिदा हो गया था और तभी से वो किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। मगर उसे पता था कि वो सीधे तरीके से कभी भी राजकुमारी रत्नावती को नहीं पा सकता था, क्योंकि कहा वो शमशान में रहने वाला सिर्फ एक तांत्रिक और कहा वो महलों में रहने वाली राजकुमारी रत्नावती। इसलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए एक दूसरा ही तरीका ढूंढ निकाला। अब बस वो एक सही मौके के इंतजार में था, फिराक में था। आखिरकार एक दिन उसे वो मौका मिल भी गया। हुआ ये कि उस दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में आई। दरअसल वो राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई थी और तांत्रिक सिंधिया को ऐसे एक मौके की तलाश थी। जब वो दासी राजकुमारी के लिए तेल खरीदकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक सिंधिया ने उस दासी को किसी बहाने से रोक लिया और क्योंकि वो तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था इसलिए जो तेल राजकुमारी के लिए उस दासी ने खरीदा था उस तांत्रिक ने उस तेल में चुपके से काला जादू कर दिया था। और उसके बाद जब वो दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास लौटी और जब वो तेल उस दासी ने राजकुमारी को दिया, इस तेल को देखकर उस राजकुमारी को कुछ शक हुआ। माना जाता है जो ये राजकुमारी रत्नावती थी वो खुद भी बहुत सिद्ध थी, इसलिए तेल देखते ही उन्हें पता चल गया था कि इस तेल पर किसी ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। और फिर जब राजकुमारी ने
अपने दासी से पूछा, क्या बाजार में तुम्हें कोई मिला था? तो उस दासी ने राजकुमारी को उस तांत्रिक के बारे में बताया, और जब उस दासी के मुंह से उस तांत्रिक सिंधिया का नाम राजकुमारी सुनती है तो उसको सारा माजरा समझ में आ जाता है। और जब उसे समझ में आ गया कि उस सिंधिया तांत्रिक ने ही इस तेल पर काला जादू किया है, तो वो झट से वो तेल की शीशी सामने पड़े पत्थर पर पटक देती है। इससे वो तेल की शीशी टूट जाती है और उस शीशी में का सारा तेल उस पत्थर पर बिखर जाता है। दरअसल उस सिंधिया ने, उस तांत्रिक ने उस तेल पर कुछ ऐसा काला जादू किया था कि जो भी वो तेल लगाएगा वो उस तांत्रिक के वश में हो जाएगा और खुद ब खुद ना चाहते हुए भी उस तांत्रिक के पास आ जाएगा। और क्योंकि राजकुमारी ने उस तेल का इस्तेमाल नहीं किया, वो तेल अपने बालों में नहीं लगाया, इस वजह से वो राजकुमारी तो बच गई, मगर जिस पत्थर पर वो तेल बिखरा था, उस तेल पर जो सिंधिया तांत्रिक ने काला जादू किया था, वो सारा का सारा काला जादू उस पत्थर में समा गया, जिसकी वजह से ये हुआ कि वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कते हुए उस सिंधिया तांत्रिक के पास जाने लगा। और जब उस सिंधिया तांत्रिक ने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसे ये सारी बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, वो पत्थर बड़े ही तेजी से उसके छाती के ऊपर चढ़ गया। और क्योंकि वो पत्थर बड़ा भारी था, इस वजह से उस तांत्रिक का जिंदा बच पाना तो नामुमकिन था। पर मरते मरते उसने एक श्राप दिया, और वो श्राप ये था कि इस राजकुमारी रत्नावती सहित पूरे भानगढ़ के सभी लोग आने वाले समय में जल्दी से जल्दी मर जाएंगे, और इन सभी मरने वाले लोगों की आत्माएं इस भानगढ़ किले में हमेशा के लिए भटकती रह जाएंगी। और ये श्राप देने के बाद वो तांत्रिक सिंधिया तो मर गया, पर कहते हैं उसके मरने के कुछ वक्त बाद ही भानगढ़ और उसके पास वाले एक और राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत ही भयंकर एक युद्ध होता है, जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो जाता है। इस लड़ाई में अजबगढ़ राज्य की सेना भानगढ़ में पूरी तरह कत्लेआम मचा देती है, जिसमें रानी रत्नावती सहित भानगढ़ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ किला कभी भी पहले जैसा आबाद नहीं हो पाया, और ना ही इस युद्ध के बाद इस भानगढ़ में कोई भी बस पाया। और वक्त बीतने के साथ साथ भानगढ़ और भी वीरान होता चला गया, और आज देखिए ये भानगढ़ किला सिर्फ भूतों का एक गढ़ बन के रह गया है। कहते हैं कि इस युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं इस भानगढ़ किले में आज भी मौजूद हैं। भानगढ़ में आज भी रोज रात को पहले के जैसा बाजार सजता है। जो आज खंडर बन चुकी इमारतें हैं, वो इमारतें रात में फिर से खड़ी हो जाती हैं, और इस किले के अंदर आज भी राजा का दरबार सजता है, और राजा आज भी अपने फैसले सुनाता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें रात को बड़े ही जोरों से चीखने की आवाजें आती है, कभी हंसने की आवाजें आती है, तो कभी घुंघरूओं के बजने की आवाजें आती है। और वो लोग ये भी बताते हैं कि भानगढ़ किले के अंदर रात में जो भी गया है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं लौटा है, और अगर गलती से जिंदा वापस आ भी गया तो फिर उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है, या फिर किसी दुर्घटना में उसकी बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज है जो इस किले के बारे में बहुत ही मशहूर है, वो ये है कि जब भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ था, तब उस वक्त बहुत सारा खजाना इस किले के अंदर छुपाया गया था, कि जब भी बाद में मौका मिले तो उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके। और इसी खजाने को आम लोगों की नजर से बचाने के लिए ये अफवाह फैलाई गई कि इस किले में आत्माओं का वास है। लेकिन कुछ भी हो, इस बात में सच्चाई हो या ये बात झूठी हो, लेकिन रात में इस किले की तरफ जाना आज भी मना है। पर इस किले के अंदर जाना मना हो या ना हो, फिर भी ऐसी भूतिया जगह पर भला कौन ही जाना चाहेगा। मैं तो ना जाऊंगा बाबा। लेकिन इस भानगढ़ किले में रात में जाना तो मना है, लेकिन दिन में टूरिस्ट आज भी इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। और दिन में भी ये किला घूमकर आए लोग आज भी ये बात बताते हैं कि जब हम
इस किले में घूम रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वहाँ कोई ना दिखने वाली शक्ति मौजूद हो। और जो भानगढ़ में नृत्यकों की हवेली है, मतलब कि वो जहाँ पर नाच वगैरह हुआ करता था, उन हवेलियों में से घुंघरूओं की आवाजें आती है और किसी को ऐसा लगता है जैसे कोई उनका गला घोट रहा हो। और कोई तो कहता है कि जब वो राजकुमारी रत्नवती के कमरे के पास गए थे या फिर कमरे में गए थे, तब उनको वहाँ पर अपने शरीर पर थप्पड़ भी महसूस हुए। इन खबरों के आने के बाद तब से अब तक कई बड़े न्यूज चैनलों की टीम और पैरानॉर्मल सोसाइटी के टीम के लोग भानगढ़ के उस किले में जाकर उस किले की पड़ताल भी की है। वो सभी लोग अपने साथ भूतों और आत्माओं की मौजूदगी के संकेत देने वाला डिवाइस भी लेकर गए थे, जिसे हम केटू मीटर कहते हैं। और जब वो लोग उस किले में गए थे तब उन्हें उनकी डिवाइस पर नेगेटिव एनर्जी तो मिली, पर वहाँ किसी भूत या आत्मा का वास है इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। और ना ही उन्हें वहाँ कोई सजे हुए बाजार मिले और ना ही कोई राजा का दरबार। उनके हिसाब से लोगों ने भानगढ़ किले के बारे में जो कुछ भी बताया है या फिर जो कुछ भी सुना है या पढ़ा है, उसी की वजह से लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि वहाँ कोई मौजूद है और उन्हें इसी वजह से अलग अलग चीजें भी महसूस होती है। और इसके अलावा भारत सरकार की ओर से भी आम लोगों के लिए रात को इस किले की एंट्री बंद करना, इस वजह से भी इन भूत प्रेत वाली बातों को कुछ ज्यादा ही हवा मिल गई। मगर वही दूसरी तरफ लोग आज भी इन किस्से और कहानियों को सच मानते हैं और उनके हिसाब से इस भानगढ़ किले में आज भी आत्मा और भूतों का वास है। पर कुल मिलाकर आज भी किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार 300 साल पहले भानगढ़ किले में ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसा वीरान और खंडर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और